हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 11 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला है एट टेररिज्म द साहेल, सेकेंड इज़ मेकिंग पीस विद नेचर एंड थर्ड इज़ द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है टेरर इन द साहेल। साहेल रीजन देखिए, अफ्रीका में एक रीजन है। आप मैप में इसको देखेंगे, ये अफ्रीका का मैप है और जो ब्लू कलर में ये कंट्रीज़ दिखा रखी हैं ये सहारा डेज़र्ट है। और यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि सहारा डेज़र्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। और इसके नीचे यहाँ पे आप ब्राउन कलर में देखेंगे, ये वाले रीजन्स जो है यहाँ पे सवाना आते हैं। अब इस सहारा और सवाना के बीच का जो रीजन है इसको हम कहते हैं साहेल रीजन, यानी ये डेजर्ट एंड सवाना के बीच का इंटर जोन है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव जोन भी कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे साहेल रीजन। इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में हम इसमें 4 कंट्रीज़ के बारे में मेनली पढ़ेंगे। पहला है माली, दूसरा नाइजर, थर्ड नाइजीरिया और फोर्थ है बुर्किना फासो। तो इन 4 कंट्रीज़ की लोकेशन आप याद कर लीजिए, इनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल देखो, एक 160% का मैसेकर हुआ है बर्किना फासो में, और इस तरह के जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन में, यानी कि साहेल रीजन में बढ़ती ही जा रही हैं। इस रीजन को थ्रेट है इस्लामिक टेररिज्म से, और जैसे हमने अभी मैप में देखा नाइजर, नाइजीरिया और माली में इसके पहले इस तरह के कई सारे मैसेकर हुए हैं, किडनैपिंग्स हुई हैं। वो लोग जो कि इन टेररिज्म के आगे नहीं झुकते हैं या इनकी सत्ता को नहीं मानते हैं, तो उनको भी पकड़कर बुरी तरह से मार दिया जाता है। तो ये सारा टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म है, इस रीजन में जो पहले नहीं था अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है, और यहाँ के लोग इनकी चपेट में लगातार आते 160 लोगों को एक साथ मार देना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस रीजन में अगर हम देखें तो मेनली 4 टेरर आउटफिट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। पहला है ISGS, जो कि है इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। फर्स्ट है ISGS, दैट इज़ इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। सेकेंड है ISWAP, दैट इज़ इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। थर्ड है जमात नार अल इस्लाम वाल मुस्लिमिन, ठीक है। और फोर्थ है बोको हरम। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, इसकी न्यूज़ अक्सर आती रहती है कि इसने अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ को किडनैप किया है, कुछ को मार लिया है। मैसेकर वगैरह करने में बोको हरम का भी काफ़ी तगड़ा योगदान रहा है काफ़ी समय से। तो ये 4 मेनली आउटफिट्स हैं जो साहेल रीजन में ऑपरेट करते हैं और वहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये हमने मैप समझ ही लिया है। अब देखिए, कहीं पे भी इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी है, चाहे कहीं पे टेरर है या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं मेनली मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन नेशन में, उसकी जड़ कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम से होती है, या फिर करंट सिचुएशन में भी USA है, रशिया है या यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो फिलहाल देखेंगे हम कि फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है साहेल रीजन में, जो कि वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चला रहे हैं, ठीक है। और इस ऑपरेशन में इन्हें USA के द्वारा हेल्प मिल रही है, क्योंकि नाइजर कंट्री जो हमने मैप में देखा वहाँ पे ड्रोन्स हैं USA के। तो इस तरीके से फ्रांस और USA दोनों मिलकर वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चला रहे हैं। अब यहाँ पे इस रीजन में अगर हम देखें जो इंस्टेबिलिटी है, उसका एक कारण ये भी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर USA हैं, वो चाहते हैं इन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये मिनरल रिच, ऑयल रिच कंट्रीज़ होती हैं अफ्रीका की या मिडिल ईस्ट की, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है USA है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ में ऐसी गवर्नमेंट हो जो उनको सपोर्ट करे, उनकी पॉलिसीज़ में उनका साथ दे। तो अक्सर जो US है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो रीजीम चेंज करने की कोशिश करती हैं इन कंट्री में, और इसके थ्रू एक कंट्री किसी एक तबके का साथ देती है, दूसरी कंट्री किसी दूसरी साइड को लेती है, और इस तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाता है। देखो 2011 में हुई थी अरब अपराइजिंग्स, और उस समय नाटो ने इन्वेड किया था और लीबिया से मुअम्मर गद्दाफ़ी को लीबिया से पावर से बाहर कर दिया था। और उसके बाद ही जो लीबिया एक वॉल क्रिएट करता था
क्योंकि जो इंस्टेबल रीजन है वो सारा अरब नेशंस जो हैं या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहें, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। पर अफ्रीका उसके पहले पीसफुल ही था, लेकिन अरब अपराइजिंग होने के बाद जो लीबिया में जो चेंज हुआ रिज़ाइम, यानी वहाँ से मुअम्मर गद्दाफ़ी को हटा दिया गया, उसके बाद से लीबिया जो एक बफर जोन की तरह काम करता था, वो उसका जो डिफेंस वॉल था एक तरह से वो चरमरा गया। और उसके बाद ये जो इंसर्जेंसी है और इंस्टेबिलिटी है, ये मिडिल ईस्ट से और ज़्यादा पेनिट्रेट होती हुई अफ्रीका में भी पहुंच गई। और अब हम देख रहे हैं कि जो साहिल रीजन है वहाँ पे भी इस तरह की इंस्टेबिलिटी है और वहाँ पे भी टेररिस्ट आउटफिट्स पैदा हो गए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे इन कंट्रीज़ के लिए। ऑलरेडी ये कंट्रीज़ काफ़ी गरीब हैं, पुअर हैं, और उसके बाद इस तरह की वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है किसी भी कंट्री के लिए। अब अगर हम देखें कि जो माली में ट्रबल स्प्रेड हुआ है, वहाँ उसका क्या रीज़न है कि पहले तो लीबिया का जो डिफेंस वॉल था वो ख़त्म हो गया, फिर फ्रांस ने इंटरवेन किया माली में ये कहते हुए कि वहाँ पे जो भी इंसर्जेंसीज़ है उसको ख़त्म करेंगे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म की जाएंगी। पर हम जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ जहाँ भी गई हैं, जैसे कि हम अफ़गानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं कि 2000 के आसपास यूएसए ने अपने ट्रूप्स वहाँ पे घुसाई थी, इस वजह से कि वहाँ पे जो तालिबान का रूल है उसको ख़त्म किया जा सके। पर आज के समय हम देखेंगे कि तालिबान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और यूएसए को अपने ट्रूप्स बिना उस मिशन को कंप्लीट किए वापस बुलाना पड़ जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के ऑपरेशन के बाद किसी भी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ ही गई हैं, ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। अब यहाँ पे राइटर आगे का रास्ता सुझा रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो हमारी जो मेजर ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज़ हैं या यूएसए है या रशिया है, इनको यूएन के साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि जो साहिल रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प मिल सके, वहाँ पे कैपेसिटी एंड इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग किया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। और साथ ही साथ स्टेबल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज़ को भी अपनाया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप कहीं पे घुस तो गए अपने ट्रूप्स को लेकर, पर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशन है, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। ऐसा नहीं करना है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अगर आप चला रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट लेकर चलें, उसमें एक प्लान लेकर चलें कि क्या करना है, कैसे करना है, जिससे एक टाइम लिमिट के अंदर उस प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके, बजाय इसके कि आप वहाँ जाकर खुद ही वहाँ फंस के रह जाएं और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल था साहिल रीजन के बारे में। तो आपको याद करना है साहिल रीजन कहाँ पे है, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन से टेरर आउटफिट्स हैं और क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही हैं और क्या आगे का सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, जो कि है मेकिंग पीस विद नेचर। अभी फ़िलहाल देखिए हम एक बहुत बड़े पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और इसका रीज़न हम देखते हैं, इसका रूट कॉज कहीं ना कहीं हमारे नेचर में जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो इसका मेन रीज़न है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े अमाउंट में ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, ग्रीनरी का लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है और हम देख रहे हैं कि स्पीसीज़ लॉस हो रही हैं, क्योंकि अब अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो जो एनिमल्स उनमें सर्वाइव करते थे, जो उनका हैबिटेशन था, वो तो पूरी तरह से लॉस हो गया है उसका। और अगर हैबिटेशन का लॉस हो रहा है तो वो एनिमल्स या वो स्पीसीज़ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हैबिटेशन का ही लॉस हो चुका है। तो ऐसे में हम नेचर का बहुत बुरी तरह से डिग्रेडेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स भी ख़त्म हो रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसका ही एक रिज़ल्ट है एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो फ़िलहाल हमारा टाइम कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक हमें ये सिखाता है कि फ़िलहाल तक हमने जो जिस तरीके से अपनी लाइफ को जिया है या जो पॉलिसीज़ अपनाई हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी और एक सोसाइटी या कंट्री के तौर पर भी अगर हम देखें, तो अब ये सही समय है कि जब हम अपने हैबिट्स को सुधारें और कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ सकें जिसने कि अभी तक जितने भी लॉसेस क्रिएट किए हैं नेचर में, जो डिग्रेडेशन हुआ है, उसकी भरपाई कर सकें और उस लॉस को हम कम से कम कर सकें। टाइम टू चेंज हाउ वी कल्टिवेट आवर लैंड, यूज़ आवर सॉइल्स, एक्सप्लॉइट कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम एंड मैनेज आवर फॉरेस्ट। तो अब देखिए, चाहे वो इन्वायरमेंट है या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम उसको किस नज़र से देखते हैं कि ये एक ग्रोथ का रीज़न बन सकती है, ये
अर्निंग का एक सोर्स बन सकती है, पर हम कहीं उसमें वो चीज़ देखना भूल जाते हैं कि अगर हम सिर्फ मनी माइंड से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे बहुत तगड़ा लॉस भी हो रहा है। किसी अगर कहीं फॉरेस्ट है, आप उसको कट करके पूरी फैक्ट्री वहाँ पे स्टैब्लिश कर दें और ये देखें इससे हमें उस रीजन में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, अच्छी खासी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, पॉवर्टी वहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन साथ ही साथ इतने फ़ायदों के अलावा वहाँ पे एक नुकसान भी है कि हमने पूरा फॉरेस्ट खो दिया है। उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो एनिमल्स थे, वो सारे बेघर हो गए हैं, उनमें से कितने सारों की डेथ हो जाएगी या फिर वो कहीं और इधर उधर भटकेंगे, फिर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा और इससे ह्यूमन्स की लाइफ को भी डेंजर होगा और जो एनिमल्स हैं उनको भी इससे डेंजर ही होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक साइड को देखेंगे तो दूसरा जो नेचर साइड है और उसको अवॉइड करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा ना हो के ओवरऑल कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस इन्वायरमेंट डे पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन टू प्रिवेंट, halt and reverse the degradation of ecosystem on every continent and in every ocean। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेकंड है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम। यहाँ पे किया क्या जाएगा, डिकेड है मतलब 10 सालों का प्रोग्राम होगा ये। इकोसिस्टम को यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा, यानी पहले की अवस्था को बनाने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा इकोसिस्टम को ख़राब होने से रोका जाएगा और इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाया जाएगा। यानी कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम लेकर जाते हैं मतलब कि वहाँ पे सिचुएशन बेटर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और ये सभी कॉन्टिनेंट में और सभी ओशंस में इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम एक पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगे और हम भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो हमें भी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इससे फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया वुड रेज इट्स एम्बिशन फॉर रीस्टोरेशन, प्रॉमिसिंग एन इंक्रीज इन रीस्टोर डिग्रेडेशन लैंड from 21 to 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030। यानी 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि 26 मिलियन हेक्टेयर का जो रीस्टोरेशन वर्क है वो हम कर सकें। जो डिग्रेडेड लैंड है यानी वो लैंड है जो अब ख़राब हो चुकी है जहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकती हैं, उसको वापस से अच्छी पोजीशन में लाने की कोशिश की जाएगी। और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को वापस नॉर्मल सिचुएशन में ला सकें। अगर हम ग्लोबल ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो वी मस्ट रिड्यूस नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 45% बाय 2030। यानी 2030 तक हम जो एमिशंस कर रहे हैं 2010 में जो एमिशन था उसके लेवल से 45% को कम करना होगा, ठीक है। यानी कि अब जो हम एमिशन कर रहे हैं उसको हम टारगेट नहीं लेंगे। जैसे मान लो 2010 में हमारा एमिशन था 100, ठीक है, और अभी 2021 में हमारा एमिशन फ़िलहाल जो चल रहा है वो 150, तो हम बेस ईयर जो मानेंगे वो 100 को मानेंगे और इस 100 में हमें 45% कम करना है, ठीक है। तो यानी कि 55% तक ही एमिशन कर सकते हैं हम 2010 के लेवल पे, यानी कि हमें 45% रिडक्शन करना होगा 2030 तक 2010 के कंपैरिजन में, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में। और साथ ही साथ हमें ये अचीव करने की कोशिश करनी होगी कि 2050 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री बन जाएं। सिर्फ हम नहीं बल्कि ये सभी कंट्रीज़ को इंश्योर करना होगा जिससे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो पेरिस एग्रीमेंट टारगेट था उसको पूरा किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारा टारगेट है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर सकें, वो नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं होगा तो ऐसे में हम देखेंगे कि इसके डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट बहुत सारे होंगे।
सिर्फ एक कंट्री पे नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ पे, और वो कंट्रीज़ जो कि आइलैंड नेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा इस क्लाइमेट चेंज के बाद। India needs to work towards this by transforming energy system, land use, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, यानी हर तरीके से हमें अपने आप में चेंजेस लाने होंगे कि हम जो जिस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लैंड को जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को ग्रो कर रहे हैं, फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो सब में एक प्लानिंग होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, और सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करके बाकी चीज़ों को हम अवॉइड करें। क्योंकि ग्रोथ पे फोकस करने से ग्रोथ ऑब्वियसली होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट उसके जो डिज़ास्टर्स इफेक्ट आएंगे, नेचर को हम डिग्रेड करेंगे तो उसके जो डिज़ास्टर्स इफेक्ट आएंगे वो हमारे इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी होगी उसको भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देंगे। तो सेकेंड चीज़ हमें क्या करनी है यहाँ पे, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो यही है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स, हम जिस तरह से फ़िलहाल हम फोकस करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन सिस्टम पे, तो उसको भी हमें इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सके, सिर्फ डेवलपमेंट के बजाय। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ग्रोथ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को साथ साथ में लेकर चलना होगा कि अगर हम ग्रोथ के पैरामीटर्स को देख रहे हैं कि ग्रोथ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हमें साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और इन्वायरमेंट के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम देख सकें और ग्रोथ करें, पर सस्टेनेबल तरीके से। लो कार्बन, नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को हमें यूज़ करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि कार्बन एमिशंस को काफ़ी कम कर देते हैं, नेचर फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो इससे जो डिग्रेडेशन है नेचर का वो कम से कम होगा, और हमारा ग्रोथ के साथ साथ हम फोकस कर पाएंगे इन्वायरमेंट पे भी। Creating food systems that work with nature, reduce waste and are adaptive to change and resilient to shocks। तो हमें इस तरीके से फूड सिस्टम को क्रिएट करना है जो कि नेचर के साथ हार्मनी में रहे, वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना है, जितना कम हो सके उतना वेस्ट हो, और हमें इस तरीके से चीज़ें अपनानी है या अडाप्ट करनी है जो कि हमें इस तरह के जो डिग्रेडेशन है या जो डैमेज है उससे रेजिलियंस प्रोवाइड कर सके। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको हम एम्पावर कर सकते हैं, वेमेन फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं, और हमारे जो कंजप्शन के पैटर्न है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, और सोशल नॉर्म्स हैं और बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं और इस वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो हमारे नेचर को हार्म ना करे और ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करें, साथ ही साथ नेचर के साथ भी हार्मनी बना के रखा जाए। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन। अगर हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें और बताया जाए उन्हें कि इन्वायरमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, तो इस एजुकेशन के द्वारा हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस फैलने के साथ साथ लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। साथ ही साथ हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं कि ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट हमेशा एजेंडा हमारे सामने रहे। अब यहाँ पे कहा गया है कि मेकिंग पीस विद नेचर इज़ द डिफाइनिंग टास्क ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यूएन के हेड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी का हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि हम नेचर के साथ पीस में रह सकें, और इस तरीके से हम भी ग्रो करेंगे, नेचर भी ग्रो करेगा, और दोनों साथ साथ में हार्मनी के साथ रहेंगे। और अगर हम सेल्फिश बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ग्रो करें और बाकी सबको हम साइडलाइन कर दें, तो उस तरीके से हम कुछ समय तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे हमारे सामने, डिज़ास्टर सिचुएशन आएंगी कि जो हमने ग्रोथ किया है वो सारा तो ख़त्म हो ही जाएगा और हमारी लाइफ शायद उससे भी कहीं ज़्यादा पीछे चली जाएगी और हम काफ़ी बुरी हालत में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल है, और ये है द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। तो अभी हम टाइम से ही वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, क्लैशेस होते आए हैं, पर इसका इफेक्ट अब आया है वहाँ के जो फॉर्मल चीफ सेक्रेटरी थे, इनका नाम सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, इनका नाम है अलपन बंदोपाध्याय। तो इन पे कुछ कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, वो क्या हुई है हम वो समझते हैं। पहली चीज़ तो
कि एक मीटिंग बुलाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि इन सेक्रेटरी को और सीएम ममता बनर्जी को आना था, और हुआ ऐसा कि ये लेट आए और उस मीटिंग से जल्दी चले गए, और उसके बाद ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, और जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके अगेंस्ट कुछ चार्जेस फ्रेम किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चार्जेस हम कह सकते हैं लगाए गए कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं किया है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इंडिया एक यूनियन है स्टेट्स का, और इस यूनियन में स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉस है और जो स्टेट है वो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या उसके अंडर काम करते हैं। यहाँ पे हम पावर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पैरेलल सिचुएशन में आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने का काम और स्टेट गवर्नमेंट उसको सिर्फ फॉलो करने का काम करे, ऐसा नहीं होता है। और सेकेंड चीज़, जो मीटिंग फ़िलहाल हुई है जिस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, वो 28 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई थी, और इसमें ये था कि जो फ़िलहाल साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम है यास साइक्लोन, इसके रिलीफ वर्क क्या किया जाना चाहिए उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। और वहाँ पे जो सीएम ममता बनर्जी हैं और जो बंगाल के फ़िलहाल तब के जो सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ही वहाँ पे लेट आए थे। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो ज़्यादातर जो रिलीफ वर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा। ज़्यादातर जो रिलीफ वर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कैलामिटीज़ हो रही हैं, मैनेजमेंट का काम है डिज़ास्टर के अगेंस्ट, तो वो सारा लोकल लेवल पे ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें एज सच रोल होता नहीं है। पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और अपना एक रोल प्ले कर रही है। अगर हम देखें कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि ऑपरेट करता है मेनली एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल लेवल, तो ये 3 लेवल पे वर्क करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो ऐसे में यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो रोल प्ले किया जा रहा है वो कितना सही है या फिर कितना रूल के अकॉर्डिंग है, वो देखने वाली बात है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ग्रजेस निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है इन मीन्स का, इस लॉस का गलत तरीके से इस्तेमाल करके। अगर हम आईएएस जैसे फील्ड की बात करें जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, वहाँ पे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने ये सोचा था कि जो इस तरह की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो यूनिफॉर्मिटी लाएंगी और एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगी पब्लिक सर्विसेज में, स्टेट लेवल पे भी और सेंटर लेवल पे भी। और इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिटी आएगी और डाइवर्सिटी है, जो प्लूरल सोसाइटी है, उसमें कहीं ना कहीं हम एक रास्ता ला सकेंगे, उसको एक लेवल पे ला सकेंगे कि ये सर्विसेज तो ऑल इंडिया लेवल की हैं, बट ये स्टेट जो ये एम्प्लॉयज़ जो सिलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे वो स्टेट में काम करते हैं। अब यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मनी होना, उसका साथ में काम करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि सभी लोगों तक एक समान तरीके से जो सहूलियत है वो पहुँचाई जा सके। अब देखिए जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं और उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर जो उनकी पोस्टिंग होती है, जो उन्हें कैडर अलॉट किया जाता है वो स्टेट के अंदर अलॉट किया जाता है। और उनका जो गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल जो है उनका स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता है कि वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ वहाँ पे अपनाएंगे, तो वो स्टेट के एडवाइस पे ही काम करते हैं। यानी जो अथॉरिटी है जो उन्हें डायरेक्ट कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है। तो ऐसे में कोई भी जो चीफ सेक्रेटरी है जो किसी स्टेट का है वो अपने स्टेट की जो सीएम है उनके डायरेक्शंस पे ही काम करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो इस सर्विसेज का जो पर्पस है वही डिफीट हो जाता है। अब देखो होता भी क्या है कि अगर किसी आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन पे बुलाया जाता है स्टेट कैडर से, तो उस वक्त भी जो अगर हम ये कहें कि आईएएस ऑफिसर है जिसके अंडर काम करता है वो उसे लॉयल्टी दिखाएगा। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति वफादार रहेगा, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है तो वो सेंटर के प्रति वफादार रहेगा। और ऐसा ना होने पे
क्लैशेस आएंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ही प्रॉब्लम आएंगी। तो ऐसे में हम देखें कि बहुत सारे कमेंटेटर्स ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट किया जाना चाहिए जब भी डेप्यूटेशन पे किसी IAS ऑफिसर्स को सेंटर के द्वारा बुलाया जाता है। There must be prior consultation between the center and the state for the latter's viewpoint to be overruled. आप कंसल्ट ज़रूर करेंगे, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कंसल्टेशन ज़रूर होगा। वो अलग बात है कि आप स्टेट के जो व्यू पॉइंट्स है उसको ओवर रूल कर दें, पर उसके पहले ओवर रूल करने के लिए भी आपको चाहिए कि आप कंसल्ट करें स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी IAS को उनके कैडर से उठा के अपने यहाँ लाने के लिए, यानी उन्हें डेप्यूट करने के लिए आपको कंसल्टेशन करना चाहिए। अब ऐसे में क्या हुआ है कि एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है मिस्टर बंदोपाध्याय के अगेंस्ट, और इन पे जो चार्जेस फ्रेम लगाए गए हैं वो सेक्शन 51B ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगाए गए हैं। और उसमें ये होता, तो इन पे चार्जेस ये लगाए गए हैं कि ये मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटेंड करने के लिए कहा था, उनके डायरेक्शंस को ये फॉलो नहीं कर पाए हैं। यानी इस एक तरह से इन्होंने अपनी जो ड्यूटी है जो इन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं निभाई है और सेंटर के जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो नहीं किया है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो इंटरप्रिटेशन है इस लॉ का वो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है मिस्टर बंदोपाध्याय को सेंटर के द्वारा, क्योंकि वो लॉयल थे वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी के प्रति। तो इस तरीके का जो अगर कुछ इस तरीके की प्रोसीडिंग्स लगाई जाती हैं किसी ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज यानी IAS ऑफिसर्स के अगेंस्ट, जो कि किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी भी रह चुका है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री का जो एक फेडरल नेचर है उसके लिए खतरा है। और स्टेट और सेंटर के बीच में जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है उसमें पिस जाते हैं ये IAS ऑफिसर्स अगर इस तरीके से उनके अगेंस्ट गलत चार्जेस लगाए जाएंगे। तो अगर जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट रूल के तहत, रूल के अंदर रहकर और एक दूसरे से कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ऐसे में जो लॉस होगा वो लोअर लेवल पे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका प्रॉब्लम आएगा और जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम देखें कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर टग ऑफ वॉर है तो वहाँ उस फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है हमारी कंट्री का वही खतरे में आ जाता है और प्रॉब्लम्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आज के द हिंदू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।